तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन को समझा है कि कोई केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन उस रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब वो रिएक्शन स्लो है, फास्ट है, कैसी होगी, उस चीज़ को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसकी जो प्रोसेस है उसको क्या क्या इफेक्ट कर सकता है वो इसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है। उसकी वो फैक्टर देखेंगे कौन से उस रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको इफेक्ट कर सकता है एक्चुअली। तो अगर हम नॉर्मली से एक वैसे माने, जैसे अपने पास मान लो दो रिएक्टेंट हैं A प्लस बी, और ये हमें मिलके दो प्रोडक्ट देते हैं सी प्लस डी, ये दो प्रोडक्ट मिल गए इसके अंदर हमें। तो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब सबसे सिंपल सी बात है, इनिशियल थिंग्स पे काम करेगा। मतलब शुरुआत में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। तो हमने कितनी वैल्यू में हमने रिएक्टेंट, मतलब कितने रिएक्टेंट हमारे पास, मान लो अगर कॉमन सेंस में कॉमनली हम बात करें तो 10 थिंग्स हैं आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगी, 20 थिंग्स हैं, 30 थिंग्स हैं, कितने थिंग्स हैं जो आपस में रिएक्शन करेंगे। तो मतलब उनकी वैल्यू, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस चीज़ पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या डिपेंड करेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये फैक्टर इस पे इफेक्ट करेगी रेट ऑफ रिएक्शन पे। सेकेंड थिंग, अगर आप देखो केमिस्ट्री के अंदर हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर का रोल ज़रूर मिलता है कि टेम्परेचर उस चीज़ में क्या रोल निभाता है। तो इसके अंदर टेम्परेचर भी एक रोल निभाएगा कि वो कैसे इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर जो रिएक्टेंट है गैसियस फॉर्म में है, अपने पास सॉलिड हो सकते हैं जो रिएक्टेंट हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। अगर गैसियस फॉर्म में है तो एक चीज़ का रोल आ जाता है प्रेशर का, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज़ का रोल आ जाता है प्रेशर का, ठीक है। और एक अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है ना। हम कोई बहुत पढ़ा होगा, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि कोई रिएक्शन करवाने के लिए उसके अंदर हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं उस रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए, ठीक है। उस रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब जो कैटलिस्ट होता है, अगर इस रिएक्शन को अगर हमें फास्ट करवा लो, ये जो रिएक्शन स्लो है, तो इसके अंदर हम एक कैटलिस्ट यूज़ करके इस रिएक्शन को फास्ट करवा सकते हैं। मतलब जो कैटलिस्ट है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डाल रहा है। तो इसके अंदर तो फोर्थ मैटर आता है, वो आता है कैटलिस्ट का, ठीक है। ये इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ये फैक्टर। तो ये 4 फैक्टर हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालते हैं। तो जो सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन, उसको देखते हैं कि वो कैसे इफेक्ट डालता है एक्चुअली, ठीक है। मान लो, मतलब कॉमनली क्या बात कहेगा इसके अंदर कि जैसे अपने पास शुरू में मान लो कि ये कैसे होता है कि शुरू में जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, जब स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन होता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होती है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये अपने पास मान लो कि अपने पास यहाँ से जो रिएक्टेंट थे अब वो ख़त्म होना चालू हो रहे हैं, यहाँ मतलब प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पे आके अपने जो जितने भी रिएक्टेंट थे, मान लो अपने बूंदी से लड्डू बना रहे हैं, ठीक है, बूंदी से लड्डू बना रहे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ बूंदी हमारे पास एक खूब सारी बूंदी थी, यहाँ थी, फिर धीरे धीरे उससे हम लड्डू बनाते गए और लास्ट में यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हमारे पास बूंदी खत्म हो गई, सब लड्डू में चेंज हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें ये रेट ऑफ रिएक्शन में इसमें क्या इफेक्ट होता है, जब स्टार्टिंग में हमारे पास बूंदी होती है ना तो हम बड़े मज़े से बनाते हैं, है ना, आराम से ले ला के हम लड्डू आराम से बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, देखो हम जल्दी करते हैं क्योंकि काफ़ी बूंदी हमें मिल जाती है ना, तो काफ़ी फास्ट करते हैं हम एक्चुअली कोई भी काम। शुरू में हमें कोई चीज़ मिल जाए, मान लो जैसे मिट्टी के लड्डू होते हैं ना, जो बचपन में खेलते हैं एक्चुअली हम कि मिट्टी से लड्डू, चलो उसको नहीं, ये देखते हैं अपने लड्डू बनाने वाला कि बूंदी से हम लड्डू बना रहे हैं। तो हम शुरू में क्या होता है, हमारे पास खूब सारा, तो हम फटाफट बनाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारी वो फास्ट होती है। पर धीरे धीरे जैसे हम उस मोस्ट जितना भी हमारे पास बूंदी उस लड्डू बना देंगे तो लास्ट में थोड़ा बच जाता है, फिर उसको समेटना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है। तो लास्ट में जाके क्या होता है, धीरे धीरे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी स्लो होती जाएगी, ठीक है। ये अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली। जैसे अगर हम माने तो हमें भूख लग रही है, तो शुरू में जब हम भूख लगती है तो जब हमें खाना मिलता है तो हम फटाफट खाते हैं, तो वहाँ पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट। लेकिन जैसे हम खाते जाते हैं, जैसे हमारा पेट फिल होता जाता है, धीरे धीरे हम जो हमारे खाने की कैपेसिटी वो कम होती जाती है,
तो वहाँ पे जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है, तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो इस टाइप से जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इफेक्ट डालता है एक्चुअली, ठीक है, वो फैक्टर इस पे रेट ऑफ रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन जो है इफेक्ट डालता है। कि इनिशियल पोजीशन में जब इनिशियल हमारे पास शुरू में बूंदी थी परात भर के, तो हम फटाफट बना रहे थे, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की फास्ट थी, पर धीरे 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 वो ख़त्म हो रहे हैं, लास्ट में हमें समेटना पड़ रहा, कभी इधर से लो इधर से लो फिर बनाओ, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है। तो इस टाइप से जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इसको इफेक्ट करता है। कॉन्सेंट्रेशन को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में डाल के देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं नॉर्मल हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ये इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है, और हमारे पास ये नॉर्मल से एक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी फास्ट होगी, मतलब वो भी बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन वो भी कम होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ये रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, ए और बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी हम कॉन्सेंट्रेशन में देख रहे हैं एक्चुअली कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। लेकिन ठीक है, और यहाँ पे हम जो रेट है रेट ऑफ रिएक्शन ए और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पे एक्स एंड वाई की फॉर्म में ऊपर लिख देंगे, ठीक है। इसकी पावर में यूज़ करेंगे एक्चुअली इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम, ठीक है, कि कितनी ये हमारे पास ए का कॉन्सेंट्रेशन वो कितना उसकी पावर है एक्चुअली, कितना कॉन्सेंट्रेशन है तो इसके हम पावर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस डायरेक्शन अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो हमारे पास एक कांस्टेंट यूज़ करना होता है हमें, तो हम एक रेट कांस्टेंट कहते हैं इसे, रेट कांस्टेंट मान लेते हैं। और ये हमारे पास एक कुल मिला के हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेशन में वो हमारे पास आ गया, ठीक है। ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट कहते हैं इसे, रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट की बात हो रही है तो एक रेट कांस्टेंट यूज़ करेंगे। रेट ए का कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन, जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो पावर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है एक्चुअली, जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स और वाई की फॉर्म में आए, मतलब जो यहाँ पे अपने पास वो इक्वेशन होती है जैसे 2NO2, ये अपने पास एक इक्वेशन है, तो जो इसकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे आए, आ भी सकता है, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम जो ये वैल्यू निकालते हैं ना, ये एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं एक्चुअली, ठीक है। मतलब जो ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो एक्चुअली वो हमें एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ता है। हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, थ्योरेटिकली हम नहीं बता सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो इनकी जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली होती है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली होती है तो थ्योरेटिकल तो इसका कोई काम है नहीं। तो इससे रिलेटेड बस क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आगे देखा जाए तो आगे इतना काम नहीं आएगा, ठीक है। तो जो इनकी वैल्यू है ये हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर। ये हम थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या था पहले स्टार्टिंग में जब हमने देखा था, dr, अगर एक पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पॉइंट पे हमें देखना हो, पर्टिकुलर पॉइंट पर देखना हो कि कितना इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल यूज़ करते हैं। और हम माइनस यूज़ करते हैं, ये पता है रेट ऑफ रिएक्शन में, क्योंकि जब रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जाता है तो प्रोडक्ट के इक्वल लाने के लिए उसको हम नेगेटिव यूज़ करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म में हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब देखते हैं एक्चुअली कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो ये रिएक्शन है, यहाँ से चालू हुई यहाँ तक जा रही है, यहाँ पर ख़त्म हो गई। चलो हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, यहाँ से रिएक्शन चालू हुई, मतलब बूंदी यहाँ से बनना चालू हुई थी और यहाँ तक बन रही थी एक्चुअली, और यहाँ पे फिनिश हुई एक्चुअली, ठीक है। मान लो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए क्या, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, तो हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम डिफरेंशियल का यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट पे हम बता सकते हैं कि कितनी रेट ऑफ रिएक्शन थी। हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशन है
और इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में कि कॉन्सेंट्रेशन में इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है एक्चुअली। ठीक है, तो सिंपल से होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेना है हमें, रिएक्टेंट का ही लेना है एक्चुअली। ठीक है, तो वही हम अगर हम रेट देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NO का कॉन्सेंट्रेशन और O2 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये नहीं आएगा एक्चुअली इसकी पावर में, ये कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है। ठीक है, ये अलग वैल्यू एक्चुअली, ये अलग है। और जो ये आपस में कितने, देखो इनमें फ़र्क क्या है एक्चुअली, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है और इसमें क्या फ़र्क पड़ता है एक्चुअली। ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं एक्चुअली, इसको बैलेंस करने के लिए हम ये वैल्यू ले रहे हैं कि हम चलो ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो अपने पास जो रिएक्टेंट है इनका कितना कॉन्सेंट्रेशन आपस में कोलाइड करता है, कितना रिएक्ट करता है एक्चुअली, तो हम उस पर डिपेंड करेंगे एक्चुअली कि कितना रिएक्ट किया। ठीक है, तो वो जो रिएक्ट करता है एक्चुअली वो हम केवल एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, थियोरेटिकल हम इसको वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम केवल एक्सपेरिमेंटली पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या डिफरेंट पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कितना कॉन्सेंट्रेशन जो इसका है वो आपस में रिएक्ट कर रहा है आपस में। ठीक है, आपस में कितना रिएक्ट कर रहा है। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, ये मोल्स में होता है, मोल्स में जो है ये मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इनको आपस में रिएक्ट करवाते हैं, पर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, ये कितना कॉन्सेंट्रेशन है जो आपस में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो इसकी एक्सपेरिमेंटली जब निकालेंगे तो यहाँ इसका जो कॉन्सेंट्रेशन आता है वो 2 आता है। ठीक है, जो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसकी पावर में आता है 2 आता है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऐसे निकलती है, हम इसको ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अब इसमें कॉन्सेंट, अब हम नॉर्मली हम चलो इसको देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकलती है, लेकिन इसमें हम देख क्या रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें ये इफेक्ट पड़ता है, जब इसको आप देखो इनकी एक्सपेरिमेंटली करके देखते हो, तो अगर आप इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है इसको कांस्टेंट कर दो, इसको रोक दो और इसकी वैल्यू है वो बढ़ा दो। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो इसको कांस्टेंट कर दिया, मान लो इसकी वैल्यू थी 1 और इसकी वैल्यू थी 1 पहले स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन में। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रखी 1 और इसकी वैल्यू कर दी 2। तो होता क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, उसमें चेंज आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, मतलब फास्ट है, मे भी हो सकता है कि और फास्ट हो जाए और मे भी हो सकता है और स्लो हो जाए। ठीक है, मान लो कि अब की बार हमने इसको कांस्टेंट रखा, इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखा और इसकी वैल्यू बढ़ा दिया एक्चुअली। ठीक है, इसको 2 कर दिया, इसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो होता क्या है, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा क्या, तो ये रिएक्शन बढ़ेगी क्या घटेगी। ठीक है, मतलब वैल्यू है वो सेम नहीं रहेगी एक्चुअली, थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो। मान लो अगर दोनों की वैल्यू हमने बढ़ा दी, एक साथ दोनों की वैल्यू हमने बढ़ाई, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या तो इंक्रीज होगी, क्या तो फास्ट हो जाएगी, या स्लो हो जाएगी। दैट मीन्स अगर इसे हम ओवरऑल निकाल के देखें तो हमें क्या पता चलता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन की। जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करेंगे वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। मतलब ओवरऑल तो यही समझाना चाह रहा है। हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन में किस किस फैक्टर के इफेक्ट होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट का। तो कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम देखें तो हमने एक्सपेरिमेंटली जब निकाल के देखते तो पता चलता है कि इसका कितना इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, जैसे नॉर्मली ये रिएक्शन है तो हमें रिएक्टेंट को देखना है, तो रेट निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, वही रेट कांस्टेंट यूज़ करते हैं, Cl3 का कॉन्सेंट्रेशन और Cl2 का। जब इसको इसको जब एक्सपेरिमेंट निकालते हैं तो जो Cl2 का जो कॉन्सेंट्रेशन वो हाफ होता है। ठीक है, और वैसे अगर इसको हम निकालते हैं तो वही रेट ऑफ रिएक्शन के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यूज करते हैं, CH3 COH और C2H5OH। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 0 होता है। तो इसमें एक बात निकल के आती है, अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, ठीक है, अगर दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अपने पास जो रिएक्टेंट है इनका कॉन्सेंट्रेशन 0 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इस पर डिपेंड करेगी नहीं, क्योंकि रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं होगी ना। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस टाइप से इसमें कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होता है। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो होता है कि जो केमिकल रिएक्शन तो डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, जो वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे, जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है
ये अलग अलग हो सकती है ना, अलग अलग हो सकती हैं ये। तो इनकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम जो केमिकल रिएक्शन है उनको सेपरेट कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हमारे लिए ईजी हो एक्चुअली, ठीक है ना। क्योंकि हम साइंस में जो भी पढ़ते हैं वो एटॉमिक लेवल पे पढ़ते हैं, बहुत ही हर एक छोटी चीज़ को बड़ी बारीकी में देखते हैं, ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो केमिकल रिएक्शन, खूब सारी केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी, तो उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करने के लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब हमारे पास इसमें अगर रिएक्शन देखते हैं वो हमारे पास होते हैं 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर एंड 4 भी हो सकती है, पर कम होती हैं एक्चुअली, बहुत रेयर होती हैं, या फ्रैक्शनल भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये क्या होती हैं एक्चुअली, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास ये अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, जो रिएक्टेंट ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट बी का कॉन्सेंट्रेशन, हम क्या करें, हमें एक्सपेरिमेंटली जो इनकी वैल्यू मिलती है, जो इनका कॉन्सेंट्रेशन मिलता है एक्चुअली हमें एक्सपेरिमेंटली, उनको ऐड कर दो, उनको ऐड कर दो, और उनको ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आए वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। वो उस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। मतलब मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन थी और ये रेट ऑफ रिएक्शन है, मान लो हमने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाल ली, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट की एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाली, मान लो इसकी 1 आ गई, उसकी 0 आ गई, ठीक है। इसकी 1 आ गई, इसकी 0, तो 1 + 0 1, तो जो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। वहीं अगर इसकी वैल्यू मान लो 2 आ जाए, तो हम 2 + 0, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, सेकंड की। और अगर मान लो कि ये जो इनका कॉन्सेंट, इनका इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 आई, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, 3। ये इसलिए ताकि ईजिली हम इसको पहचान सकें, आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है, उनको सेपरेट ईजिली समझ सकें। और मतलब एक लाइब्रेरी होती है ना, उसमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बुक्स होती हैं, जैसे मैनेजमेंट की अलग, साइंस की अलग होती हैं, इकोनॉमिक्स की अलग होती हैं, वो सब अलग अलग होती हैं, वैसे ही उन केमिकल रिएक्शन को सेपरेट करने के लिए एक्चुअली, ठीक है। 0 ऑर्डर की भी हो सकती है, इसका मतलब अगर 0 ऑर्डर होगी तो ये रेट ऑफ रिएक्शन से टोटली इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन ही 0 होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड कैसे करेगा, ठीक है। तो टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब देखिए जाए तो रिएक्ट ही नहीं करेगी एक्चुअली, ठीक है। फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ये अपने पास 1 हो सकता है, ये हाफ हो सकता है, तो ये जो इनकी वैल्यू है वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है, और 1 2 3 4 क्यों नहीं होता, 5 क्यों नहीं होता, बस 4 5 6 ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका क्या रीज़न है। जैसे देखो जो रिएक्शन अपनी होती है ना, जो अपनी रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप में नहीं होती। जो रिएक्शन 1 स्टेप में हो जाए, जो रिएक्शन 1 स्टेप में हो जाए उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और जो रिएक्शन वो मल्टीपल स्टेप में होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या होता है, इनमें जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें A + B होंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, C + D 2 प्रोडक्ट बना देंगे। तो अगर देखिए जाए इसके अंदर 2 जो रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। होता क्या एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में सिंपल सी बात है, कोई मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, आयन होगा, और वो आपस में कोलाइड करवाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनके बीच में रिएक्शन होगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक मोमेंट के ऊपर कितने आपस में, कितने जो मॉलिक्यूल्स आयन्स होते हैं वो कितने कोलाइड कर सकते हैं, कितनों के बीच में रिएक्शन हो सकती है। तो अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर मोमेंट केवल तीन एक होता है कि 3 जो आपस में एटम्स होते हैं उनके बीच में रिएक्शन होती है, मॉलिक्यूल्स मान लो, आयंस मान लो, उनके बीच में रिएक्शन, मतलब आपस में कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, एक ही मोमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन देंगे और रिएक्शन करेंगे। इसलिए इसमें 3 ऑर्डर तक ही इसके अंदर रिएक्शन होती है एक्चुअली, ठीक है। 4 भी हो सकता है, 4 एटम्स या 4 मॉलिक्यूल्स भी आपस में कोलाइड करके रिएक्शन कर सकते हैं। मान लो जैसे अपने पास यहाँ पर कितने, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो मैं इसको 2 कर देता हूँ और इसको 3 कर देता हूँ, लेकिन आपस में 5 हो गए, 5, तो आपस में 5 कोलाइड नहीं करेंगे साइमल्टेनियसली, ये आपस में कोलाइड नहीं करेंगे।
तो ये इसमें क्या तो 3 मैक्सिमम होगा, क्या 4 मैक्सिमम, 5 नहीं होगा एक्चुअली। और अगर 4 भी होता है, अगर 4 भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आपस में कोलाइड करते हैं एक ही मोमेंट के ऊपर, तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है, हमारे काम की नहीं रहती है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इसका रिजल्ट आने में तो हज़ारों साल लग जाएंगे। तो दैट्स वाई इसमें जो होता है वो 3 ऑर्डर तक ही हम इसको लेते हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्या आता है, जो हमारे पास जो इक्वेशन है, ये अपने पास रेट है, ये रेट कांस्टेंट है, ये ए का जो कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसकी हम यूनिट निकालें तो किस यूनिट में होता है ये, तो अगर हम यूनिट निकालें तो हम ऐसे कर सकते हैं, रेट और नीचे ये ला सकते हैं, ठीक है। अब जो रेट होती है, रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, और कितना कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ कितने टाइम में, है ना, टाइम से रिलेटेड हो तो कितना होता है, क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम में कम हुआ, मतलब दोनों रिलेटिव है, ठीक है, कि कितने टाइम के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन, कितना रिएक्टेंट है, शुरू में बूंदी बनाना चालू हुआ, धीरे धीरे जितना टाइम गया उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये जो है ए एंड बी, ये कॉन्सेंट्रेशन ही तो है रिएक्टेंट का, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो जिसको हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ही है, ठीक है। और इसके बाद जो पावर है इसको हम एन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हम किसी भी ऑर्डर की जो यूनिट है वो निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनटू 1 कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल अपॉन लीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू जो हमें लेते हैं वो लीटर में लेते हैं एक्चुअली। हम जो रिएक्टेंट है उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं लेते हैं, सॉलिड क्योंकि सॉलिड मोस्ट सॉलिड की रिएक्शन होती है एक्चुअली, पर सॉलिड हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो बड़े टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो रिएक्शन होना है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और मोस्टली जो होता है वो लिक्विड या गैसेज में होते हैं, तो इसलिए हम लीटर में लेते हैं इसको, ठीक है। तो मोल बाई लीटर कॉन्सेंट्रेशन, टाइम क्या होता है सेकंड, तो इनटू सेकंड, तो इसका जो होगा वो मोल लीटर सेकंड, और ठीक है, तो इसका हो जाता है मोल। तो अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर की बात करें तो ये तो नॉर्मल हो गया रेट का, और इस कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम जीरो ऑर्डर रख दें तो ये जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब वन ऑर्डर की बात करें तो अगर यहीं हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट, तो सेकंड इनवर्स बच जाएगा। और वहीं अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करें, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल, ये तो इनवर्स में हो जाएगा, ये अपने पास प्लस में हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। मतलब इन यूनिट्स का ये फ़ायदा होता है एक्चुअली कि अगर आपको कहीं पे के की वैल्यू दे रखी हो, मतलब मान लो 5.110⁻⁵ सेकंड इनवर्स, अगर आपको ये वैल्यू दे रखी हो और पूछ ले कि इसके अंदर कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप केवल इसकी यूनिट देख के बता सकती हो कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो सेकंड इनवर्स, तो ये 1 ऑर्डर की रिएक्शन है। वहीं अगर हमारे पास आगे ये दे रखा हो तो सेकंड ऑर्डर की बता देंगे, सिंपल। तो इसलिए ये जो यूनिट्स हैं वो क्वेश्चन में हमारे पास काम आते हैं कि हम केवल यूनिट दे के बता सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। अभी जो बताया था कि एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर 2 या 3 जो, या 4 रेयरली बता रहा हूँ 4 तो, लेकिन 2 या 3 जो आपस में एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, और उससे रिएक्शन होती है एक मोमेंट के ऊपर, साइमल्टेनियस एक मोमेंट के ऊपर तीनों आपस में कोलाइड करेंगे, केमिकल रिएक्शन होगी। तो वो जो होती है उसको हम मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स एक मोमेंट के ऊपर आपस में रिएक्ट किए, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है, जैसे ये होता है यूनिमोलिकुलर, ये बाईमोलिकुलर, ये ट्राईमोलिकुलर। क्या मतलब कि इसके अंदर केवल एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर केवल एक ही मॉलिक्यूल है और ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, डाइनाइट्रोजन और वाटर के अंदर, ठीक है। ये आप अंदर मतलब एक ही मॉलिक्यूल है और इसके अंदर ही रिएक्शन हो रही है, ये आपस में ही स्प्लिट हो जाता है,
आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, या मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है। तो ये अपने पास एक टाइप का हो गया यूनिमोलिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है बाई मोलिकुलर हो, कि दो मॉलिक्यूल्स हों वो आप एक मोमेंट के ऊपर साइमल्टेनियस रिएक्ट करें। तो हमारे पास जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हो सकता है कि ये दो मॉलिक्यूल हैं इसकी, तो एक मोमेंट पे क्या होता है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे इसके दो मॉलिक्यूल और ये स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, ये स्प्लिट हो जाएंगे। वैसे ट्राई मोलिकुलर, कि ये दो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल है, तीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलाइड करेंगे एक ही मोमेंट के ऊपर, तीन मॉलिक्यूल्स, और हमारे पास ये रिएक्ट करके रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। कंप्लीटली कहने की, जब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा था तो इसमें ये एक ही बात कहना चाह रहा है कि एक मोमेंट पे, एक मोमेंट के ऊपर केवल तीन मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। रेयर हो सकता है कि चार मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड, जैसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा था, रेयर हो सकता है कि चार जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, पर रेयर होता है एक्चुअली, ठीक है। तो मोस्टली तीन ही करते हैं एक्चुअली। तो कहते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि एक मोमेंट के ऊपर क्या तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, क्या दो रिएक्ट करेगा, क्या तीन रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तब जाके एक रिएक्शन होती है। अब इस टाइप की जो रिएक्शन होती है, जो एक ही स्टेप में होती है, तो उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अब ये देखो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके अंदर अगर हम मॉलिक्यूल्स काउंट करें तो एक KClO3 का है, 6FeSO4 का है और 3H2SO4 का है। टोटल देखें तो हमारे पास 10 मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट में 10 मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है एक्चुअली। हमने 11th क्लास में मैकेनिज्म देखा होगा, 12th में हमारे पास मैकेनिज्म आता है रिएक्शन का। मतलब जो ये रिएक्शन है वो एक स्टेप में पूरी नहीं होती है, ये मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है। कि एक जगह हमारे पास KCl बनेगा, एक तरह हमारे एक जगह पे हमें ये बनेगा, तो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसके जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड नहीं करते, हमें जो फाइनल जो आंसर है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हम फाइनल आंसर वो बता रहे हैं, इनके बीच में क्या हुआ है वो हम शो नहीं करें, वो हम मैकेनिज्म में रिएक्शन, जो इनकी जो मैकेनिज्म है ना उसके अंदर शो करते हैं कि इनके अंदर क्या हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो मैक्सिमम ये 10 मॉलिक्यूल है, तो मैक्सिमम एक मोमेंट पर केवल इनकी जो 3 मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्ट करेंगे, मैक्सिमम एक मोमेंट पर केवल 3 मॉलिक्यूल्स की रिएक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, रिएक्शन होगी नहीं। खुद ही सोच के देखो ना कि एक मोमेंट के ऊपर आपस में सभी रिएक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या तो 2 करेंगे, क्या 3 करेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करते इसके अंदर। तो हम ये अलग अलग, पहले तो अलग अलग करके दिखाया है कि अलग अलग कितने होते हैं, और ये फाइनल कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसी होती है, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है, जो हम मैकेनिज्म में एक्चुअली देखते भी आगे जाके रिएक्शंस होते हैं उनके मैकेनिज्म देखते हैं ना, तो ये मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमारे पास देखो ये एग्जांपल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास, और इसमें हमारे पास वाटर और ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। हमने क्या किया कि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको आयोडाइड आयन से हमने इसको दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, तो इसकी हमारे पास बाय मोलिकुलर हो गया एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, टॉपिक निकल के कहाँ से आया, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक्चुअली, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक जो रिएक्शन है वो कितने ऑर्डर की हो सकती है, ऑर्डर मीन्स की एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितने आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, उनके कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली उनके कॉन्सेंट्रेशन में देखते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो पावर होती है ना, जो हमारे पास ये पावर होती है, ये हमें क्या शो कर रही है एक्चुअली, ये एक्चुअली हमें ये शो कर रही है कि एक मोमेंट के ऊपर कितने आपस में रिएक्ट करेंगे। वो इसका, तभी हम इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नहीं ले रहे थे, इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तभी हम उसको अलग ले रहे थे, और एक पर्टिकुलर मोमेंट पे इनके कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, उससे उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आता है। दैट्स वाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और जो इनकी पावर है वो सेम नहीं होती, कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो मोल में होता है, कि उतने जैसे हमने ये लिया था 2NO, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताता है कि 2 मोल हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड लिया है, और 1 मोल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.026 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम्स होते हैं। हमने ये जैसे केजी में होते हैं, केजी में या डजन में जो हम लेते हैं यूज करते हैं,
तो उस टाइप से तो हमारे पास ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो ये शो करता है कि हमने इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स या इतने इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए हैं, इतने आयन सॉरी, ठीक है, हमने लिए हैं। लेकिन ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर कितने इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि एक मोमेंट के ऊपर कितने इनके जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई ये डिफरेंट होती है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें निकल के आती है, और वही हम मोलिकुलर ऑफ रिएक्शन में समझ रहे हैं। देखो सभी आपस में कनेक्ट हो गए। सबसे पहले हमारे पास ये आया कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए, इसको समझाने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझाने के लिए हमारे पास मोलिकुलर ऑफ रिएक्शन आया, ठीक है। तो आपस में देखा जाए तो आपस में ये सभी कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अब ये इसी बात को हम मोलिकुलर ऑफ रिएक्शन की एक पर्टिकुलर मोमेंट पे केवल 2 या 3 ही एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस आपस में कोलाइड करके रिएक्शन करते हैं, ठीक है, या मल्टीपल स्टेप में होते हैं। वो 10 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे एक मोमेंट के ऊपर साइमल्टेनियस। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या निकाल के हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, आयोडाइड से आयन से ये रिएक्ट करता है एल्कलाइन मीडियम में, और हमारे पास ये प्रोडक्ट निकल के आता है। ये हमें ये बता रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वही सिंपल एक मोमेंट के ऊपर हम लिख सकते हैं कि H2O2 और I, ठीक है। इसको देख के क्या लग रहा है कि वन ऑर्डर रिएक्शन होगी, एक बार में हो गई, पर नहीं। अगर इसको हम देखें ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो H2O2 है जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आयोडाइड से करेंगे तो हमें वाटर और IO- मिलेगा। इसके अंदर एक इंटरमीडिएट मिलेगा, और ये इंटरमीडिएट अगेन H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा, और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिलेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिलेंगे, ठीक है। दैट मीन्स इसमें क्या है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है एक्चुअली, ठीक है, कि इसमें दो एक मोमेंट के ऊपर बायमोलिकुलर कह सकते हो, कि इसमें एक मोमेंट के ऊपर केवल 2 ही जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तो आई थिंक बड़ा सिंपल है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या है ये, क्या बताना चाह रहा है। हाँ, इसमें एक बात और है कि अगर ये कोई रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उसका तो उसमें हम कौन सी रेट को लेंगे, कौन सी मतलब कुछ जो रिएक्शन है वो फास्ट होंगी, कुछ स्लो होंगी, और कुछ मीडिएट मॉडरेट टाइप की होंगी। तो हम कौन सी प्रोसेस कौन सी रेट को हम डिटरमाइन करेंगे, तो उसके अंदर जो स्लोएस्ट रेट होती है उसको डिटरमाइन करते हैं। हमारे पास कोई रिएक्शन आई, मान लो ये रिएक्शन है हमारे पास, और इसे मान लो कि जो ये रिएक्शन है ये फास्ट हो रही है और ये स्लो हो रही है, तो दोनों में से हम कौन सी रेट को डिटरमाइन करेंगे, स्लो वाली। क्योंकि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जब तक सभी रिएक्ट नहीं करेंगे हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हम किसको लेंगे, स्लोएस्ट को। मान लो जैसे चार बंदे हैं, ठीक है, और उनको एक रेस में दौड़ना है, पर शर्त ये रखी गई है कि एक फिनिशिंग लाइन तक चारों को पहुंचना है। एक के पहुंचने से नहीं जीतोगे, चारों के पहुंचने से जीतोगे। तो हम किसकी रेस से डिटरमाइन करेंगे, किसकी स्पीड से डिटरमाइन करेंगे कि वो कैसी रेस थी उनकी, जो स्लोएस्ट था, क्योंकि चारों को एक साथ पहुंचना है, चारों को साथ पहुंचना है, मतलब कहने के बाद तो हम इसके अंदर स्लोएस्ट को डिटरमाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, ठीक है। इसके अंदर हम अगर फास्ट रिकैप करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो मोलिकुलर ऑफ रिएक्शन उन दोनों में क्या फ़र्क था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जीरो ऑर्डर भी रिएक्शन हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हमारे पास उसकी हो सकती है, ठीक है। हमारे पास फ्रैक्शनल रिएक्शन भी हो सकती है। पर हम अगर मोलिकुलरिटी की बात करें तो मोलिकुलरिटी में क्या है, क्या तो एक एटम होगा, एक एटम आपस में, एक मॉलिक्यूल एक आयन आपस में कोलाइड करेंगे, मतलब स्प्लिट होंगे, या दो एटम या आयन मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, 3। तो इसके अंदर ना तो जीरो होगा और ना ही कोई फ्रैक्शनल होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमारे पास एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। एलिमेंट्री भी होती है और कॉम्प्लेक्स भी होती है, और उससे हम ऑर्डर बता सकते हैं। पर मोलिकुलरिटी में हम केवल 1 स्टेप देखते हैं, ठीक है,
कि एलिमेंट्री कि एक स्टेप में क्या रिएक्शन कंप्लीट हुई है, उसके अंदर हम मोलिकुलरिटी में देखते हैं कि कितने एटम आपस में कोलाइड करें, और दोनों में अगर देखें हम तो हम स्लोवेस्ट डिटरमाइन करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें हम स्लोवेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फैक्टर है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो हमने इसके अंदर समझा है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा।